बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी क्लास आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है लोअरिंग वेपर प्रेशर। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 9 के हम टॉपिक्स कर रहे हैं और लास्ट दिन हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उन चारों प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा और चारों में से जो तीन प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में मौजूद हैं उन तीनों प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर रीजंस वगैरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस की। ठीक है, वो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने अपने सिलेबस में डिस्कस करनी है। पहली थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और चौथी थी ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो आज हम इनकी जो छोटी छोटी मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं उनको देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि इनको इस्तेमाल करके हम अपने सोल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं कि कितना मास हमने अपने सोल्यूट का डाला है उस सॉल्यूशन के अंदर जो कि एक फलां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उस सॉल्यूशन में मौजूद सोल्यूट की क्वांटिटी को पता लगाने के लिए, मास को पता लगाने के लिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं। ठीक हो गया, समझ आएगी। तो सबसे पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम रिव्यू कर लेते हैं। हमने बात की थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जब सॉल्यूशन एक प्योर सॉल्वेंट में हम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो तो वो एक प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, लो कर देता है। इसे कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ये किसकी वजह से होता है, सोल्यूट के ऐड होने की वजह से। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जब ऐड होगा उसके नतीजे में ये प्रॉपर्टी शो होगी। ठीक है, इसकी जो डेरिवेशन है या कैलकुलेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राउट्स लॉ। आपको याद होगा इस चैप्टर के शुरू में हमने राउट्स लॉ पढ़ा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, यानी कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। डेल्टा पी ओवर पी नॉट का मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कंप्लीट इस पूरे को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड दिस इज इक्वल टू द x2। x2 का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। दो, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें हैं ना, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है। ये आपने हमेशा याद रखना है। x1 होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट और x2 होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। हमेशा 1 यूज़ होगा सॉल्वेंट के लिए और 2 यूज़ होगा सोल्यूट के लिए। समझ लगी बात की। तो डेल पी और पी नॉट इज इक्वल टू x2, दिस इज द राउट्स लॉ जो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा और इस लॉ को इस्तेमाल करके हम इसकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो है कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो x2 है जो कि मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का, अगर इस x2 का अगर हम फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करें तो ये x2 बेसिकली क्या होगा, x2 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है ना, यानी कि x2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, क्योंकि मैंने भी बताया 2 किसके लिए यूज करते हैं, सोल्यूट के लिए, और 1 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट के लिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब सोल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल प्लस सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल। तो इसलिए n1 प्लस n2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक कंडीशन पढ़ी थी, वो ये कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ उन सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती हैं दैट आर डाइल्यूट इन नेचर। ऐसे ही था, तो वो डाइल्यूट होने चाहिए सॉल्यूशन। डाइल्यूट होने चाहिए मतलब उनमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो और सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, फिर कम होगी। इसलिए जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर n2 है नंबर ऑफ सोल्यूट, क्योंकि टोटल की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल में n1 जो होगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इतने ज़्यादा होंगे कि n2 को यहाँ पर हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर n2 जो होगा ये नेग्लिजिबल यहाँ पर कंसीडर होगा, इसलिए इस फिगर को हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास खाली क्या रह जाएगा, x2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। क्लियर, ये बात क्लियर है सबको, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यानी कि ये x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर इस x2 की वैल्यू हम राउट्स लॉ के फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास राउट्स लॉ क्या आ जाएगा, डेल p ओवर p नॉट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। समझ लगी बात की, यानी कि x2 की जगह हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी राउट्स लॉ में। मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द n2 डिवाइडेड बाय n1। n2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट और n1 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट।
इसको इस तरह से आप याद रखने कि जारी बात है सोल्यूट और सोल्वेंट में कौन ज़्यादा होता है, अंडरस्टूड बात है, सोल्वेंट ज़्यादा होता है, मतलब सोल्वेंट को पहला नंबर देंगे वो डोमिनेंट होगा, इसलिए इसको पहला नंबर दे दिया, सोल्यूट को दूसरा नंबर, इस तरह याद रखें, ठीक है। तो N2 यूज होगा सोल्यूट के लिए, N1 यूज होगा सॉल्वेंट के लिए, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, अब आपको ये N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, N इज इक्वल टू क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। अगर तो N2 है तो ये हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M2, और अगर N1 है तो ये हो जाएगा W1 डिवाइडेड बाय M1। W यहाँ क्यों यूज किया, ताकि इस M से फर्क आउट हो, समझ आ गई, ये वेट यानी गिवन मास और ये मोलर मास, इज इट क्लियर। अच्छा, अगर हम इन वैल्यूज को इस नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, डेल P ओवर P नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा N2 की वैल्यू क्या, W2 डिवाइडेड बाय M2, तो ये आ गया हमारे पास W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय N1 है आगे, और N1 की वैल्यू क्या, W1 डिवाइडेड बाय M1, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे W1 डिवाइडेड बाय M1। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हमने सिंपली इसको क्या कर देना है, रीअरेंज कर देना, मैं इधर से ये इरेज कर दूँ। अच्छा जी, अब देखिए जरा हमारे पास ये जो फॉर्म आ गई है डेल्टा P ओवर P नॉट की, इसको अब हम रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंजिंग में देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब उल्टा करेंगे तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास डेल P ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर M1, ये ऐसे ही आ गया, सॉरी W2 ओवर M2 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये डिवाइड को जब उल्टा किया तो ये क्या हो जाएगा, M1 डिवाइडेड बाय W। समझ लगी बात की, क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई, सॉरी W1 डिवाइडेड बाय M1, किस तरह से बता, ये डिवाइड पूरा ही हो रहा है ना, तो ये जब सारा मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ गई, ये यही फॉर्म जो होगी इस तरह ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये नीचे फर्दर डिवाइड है, अगर तो ये सिंगल वैल्यू तो फिर आपको पता है उल्टा हो जाता है, तो ये ऑलरेडी डिवाइड है तो इधर आगे जो होगा एज इट इज आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब इस फॉर्म में आप देखें रिलेटिव लोइंग टू वेपर प्रेशर इस फॉर्मूला के इक्वल आ गया, W2 क्या है हमारा, वेट ऑफ द सोल्यूट के सॉल्वेंट, सोल्यूट, 2 किसके लिए यूज किया था, सोल्यूट के लिए, M2 किसका है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, W1 क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और M1 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा, अब इस फॉर्मूला में से हम फाइंड करना चाह रहे हैं असल में मोलर मास सोल्यूट का, ऐसा ही है ना, हम M2 निकालना चाह रहे हैं, तो ये M2 अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर ये M2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, M2 इंटू डेल P ओवर P नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इंटू W1 ओवर M1, क्लियर। ये जो फॉर्म है इधर आके क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, W2 मल्टीप्लाई W1 ओवर M1, ठीक है। ये P इधर P नॉट डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मल्टीप्लाइड बाय P नॉट ओवर डेल P, समझ लगी बात, क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको रीअरेंज कर लिया, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हम अपने सोल्यूट का मोलर मास आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इज इट क्लियर। यानी कि हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इस्तेमाल करके मोलर मास फाइंड कर लिया सोल्यूट का। इस पॉइंट में किसी भी तरह कहीं पर भी कोई इशू है तो मुझे जल्दी से डिस्कस करें, फिर हम अगले पे चलते हैं। क्लियर है, सबको क्लियर है। बुक में आपके लिखा हुआ P नॉट ओवर डेल P मल्टीप्लाई W1 ओवर M1 इंटू W2, तो बात तो वही है ना जैसे बढ़ती लिखी है, इसमें कोई इशू नहीं। सबको क्लियर है जी, मैं ये इरेज कर दूं, कर दूं। ये